जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी के बारे में सब कुछ समझा दिया था। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की डेरिवेशन, उसके अलावा वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में करवा दिया था, बाय कांस्टेंट फोर्स एंड बाय वेरिएबल फोर्स। अरे भाई याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज उतना ही आएगा एग्जैक्टली जितना आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करोगे। ज्यादा वर्क डन करोगे तो ज्यादा चेंज आएगा, कम करोगे तो कम आएगा। सही है। इसके अलावा बच्चों मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बहुत ही अहम बात बताई थी। मैंने तुम्हें 3 एग्जांपल दिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल भी दिया था। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो मेरी जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो चीज मैं अगर यहाँ रिपीट करूंगा आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में पूरा समझा चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग ऑफिशियली वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो जो लास्ट क्लास में समझाया था वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक से देखो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही बात है, किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी अगर स्टोर है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ या ना। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर आप जबरदस्ती स्टोर करोगे तो वो कब होगी, कैसे होगी? आपको उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गए? तो वर्क डन करने से 2 चीजें होंगी, या तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, समझ में आ गया, और या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक स्केल है, मेटल का स्केल है। इस पर देखो मैंने क्या करा, मैंने एक फोर्स लगाया, देखो ट्विस्ट हो गई, दिख रहा है? ट्विस्ट हो गई तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। इस समय छोड़ूंगा तो वापस सीधा हो जाएगा, या ऐसे कर लो, देखो एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे ही छोड़ूंगा ये वर्क डन कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें एनर्जी जो स्टोर हुई है वो किस वजह से? क्योंकि मैंने इस पर वर्क डन करा। मेरी बात समझ में आ गई? और या फिर पोजीशन चेंज हो जाती है, जैसे ऑब्जेक्ट आप नीचे से सर्टेन हाइट तक ले जाते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। तो किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब आप उसके ऊपर वर्क डन करते हो। समझ में आ गया? और जितना आप वर्क डन उस बॉडी के ऊपर करोगे एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर हो गया? पक्का? तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम by virtue of its position in a field of force or by its configuration। समझ में आ गया? अगर आप ये याद नहीं करना चाहते हो आप ये भी लिख सकते हो एक्सप्लेन करके। इन अदर वर्ड्स, पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी और एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपने कुल मिला के कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी है। अरे भाई क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को बात समझ में? मैंने बताया था ना, जैसे मान लो आप गुलेल चलाते हो, तो जैसे मान लो गुलेल जानते हो ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्लिंग शॉट, गुलेल। ऐसी होती है, ऐसी होती है ना गुलेल। इसमें आप पत्थर को लगाते हो, इसको पकड़ते हो और खींचते हो ऐसे करके, तभी चलाते हो ना। तो अभी इसको क्या खींचा हुआ है किसी ने? नहीं खींचा हुआ है, नॉर्मल है, रेस्ट पे है। अभी किसी ने इसके ऊपर वर्क डन करा है तो ये अपनी जीरो कॉन्फ़िगरेशन पे है। ये कौन सी पोजीशन पे है बच्चों? जीरो कॉन्फ़िगरेशन। तो इस समय इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे ही इसको पकड़ के मैं ऐसे खींचूंगा, जरा सोचो, मैंने फोर्स भी लगाया और इतना सारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन। मैंने इसके ऊपर वर्क डन करा, तो जितना मैंने वर्क डन करा उतना ही इसके अंदर बच्चों क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। यानी जीरो कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। और इस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? सम पॉजिटिव अमाउंट विच इज नॉन जीरो। समझ में आ गया? तो ये इसकी जीरो कॉन्फ़िगरेशन है और ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको दिख रही है। ज्यादा खींचोगे और दूर चला जाएगा और ज्यादा एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो कौन सी एनर्जी स्टोर है इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? तो चेक करो, वही लिखा हुआ है, इट इज मेजर्ड बाय, आप कैसे नापते हो पोटेंशियल एनर्जी को?
by the amount of work that a body or a system can do in passing from its present position, this present position से वापस अपनी जीरो कॉन्फ़िगरेशन में आने तक उसने जो भी वर्क डन किया बॉडी ने, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और वो उसके अंदर स्टोर कैसे हुई? क्योंकि पहले मैंने वर्क डन करा था उस पर, तो एनर्जी स्टोर हो गई। फिर जैसे ही मैंने उसको छोड़ा उतना ही वर्क डन उसने कर दिया। तो जितना वर्क डन ऑब्जेक्ट ने करा है अपनी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन से जीरो कॉन्फ़िगरेशन पर आने के लिए, उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। आ गई बात समझ में? तो देखो क्या लिखा है, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट अ बॉडी और अ सिस्टम कैन डू इन पासिंग फ्रॉम इट्स प्रेजेंट पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन टू सम स्टैंडर्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, जिसे जीरो या जिसको जीरो कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। दो बार क्यों लिखा है बच्चों? बात समझ में आ गई? इसके अलावा और डिटेल में समझना है तो घर जाकर एक बार पुरानी वीडियो देख लेना, लास्ट के 15-20 मिनट, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है बस डेफिनेशन की फॉर्म में। चले आगे बच्चों। इसके अलावा बच्चों मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी समझाया था। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन से बताए थे, जरा बताओ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में मैंने तुमको ये तीनों समझा दिए थे। तो बच्चों देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अभी हमको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 12th क्लास में पढ़ना है फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में ही, ठीक है। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना पड़ेगा और ये हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है। समझ में आया? चलें आगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अरे लास्ट क्लास में समझाया था, भूल गए? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड पे लिफ्ट करते हैं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया कुछ? मैं तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, सही है? यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो दोनों चिपक जाएंगे। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो वो अर्थ से चिपक जाएगा। आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप वर्क डन खर्च कर रहे हो उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने में, और वो चिपकना चाहते हैं। तो मान लो कोई पत्थर है या ब्रिक है, ईंट है या कोई भारी बाल्टी है, आप उसको ऊपर उठाते हो तो आप चेक करो वो दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में थे उनको आप सेपरेट कर रहे हो, उसके लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क डन आप कर रहे हो उन दोनों को सेपरेट करने में, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द amount of work done to separate two objects in space which are attracted by gravitational force। तो ये उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल है जितना आपने वर्क डन किया दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने में। समझ में आ गया? और देखो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वही जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, वही है ये। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर हाइट कितनी है बच्चों? 0, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा। इसको मैंने यहाँ से लिफ्ट करके कहाँ तक ले गया? सपोज यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी हो गई? h। और मान लो इसका मास है m। समझ में आ रहा है? तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के अंदर, या इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए
आपने कुछ वर्क डन करा होगा या नहीं करा होगा। तो जितना आपने वर्क डन करा उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। यानी इस समय इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, इस समय नहीं है। यानी यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कुछ है, मतलब जीरो नहीं है। और इन बिटवीन वाली स्टेजेस में भी है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लिफ्ट कर रहे होगे अलग अलग पॉइंट्स पे। तो अलग अलग पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो सब पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितना ज्यादा दूर तक इसको लेके जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। समझ में आ गया। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, वर्क डन। जो भी आपने किया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वही जूल। न्यूटन मीटर मत लिख देना, बार बार बोल रहा हूँ। इसके यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। खत्म खेल। क्लियर हो गया। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर ही ना हमने फोर्स को दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। हमने पिछले चैप्टर के स्टार्टिंग में फोर्स पढ़ा था ना, कितने टाइप्स के फोर्स पढ़े थे, बहुत सारे। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और भी बहुत सारे टाइप के फोर्स पढ़े थे। तो पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर हम लोगों ने फोर्स को दो क्लास में डिफाइन किया हुआ है। कौन कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर तुमको ये समझ में नहीं आया ना जो मैं समझा रहा हूं, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन सिर्फ रटनी पड़ेगी और रट ही पाओगे, समझ नहीं पाओगे। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये समझाया था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना चाहते हो तो आप वर्क डन करते हो। लास्ट क्लास में समझाया था कि नहीं, जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना है, हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क। बच्चों वर्क अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट पे करना है बिना फोर्स लगाए वर्क डन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो फोर्स आप लगा रहे हो ये किसी के अगेंस्ट होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। ये फोर्स किसी दूसरे फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए, हाँ या ना। तो इसी फोर्स की बात हो रही है। पहले आप ये समझ लो कौन से फोर्स की बात हो रही है, उस फोर्स की बात हो रही है जिसकी वजह से कुछ हमें वर्क डन कराना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ अलग ही टाइप के फोर्स होते हैं और पता नहीं क्या है। भैया ये नॉर्मल फोर्स ही है, वही जो आप पुश करते हो या पुल करते हो, जिसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, ये वही वाला फोर्स है। ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर आप क्या बोल रहे हो, वो वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, अरे फोर्स जो पड़ा है ना वही है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसा फोर्स क्यों कर रहा हूँ, फोर्स को समझाने के लिए कि हम पोटेंशियल एनर्जी के नजरिए से इसको देखना चाह रहे हैं। हम इस फोर्स से वर्क डन करवाने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और वो वर्क डन ना कहीं स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, समझ गए। इस नजरिए से देख के चलो अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ताकि उससे वर्क डन हो और वो स्टोर हो जाए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो वो फोर्स पक्का किसी न किसी के अगेंस्ट होता है। जैसे मैंने समझाया था ना, अगर आप स्लिंग शॉट को खींच रहे हो तो आप फोर्स इसलिए लगा पा रहे हो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई आपको खींच रहा है। वो इलास्टिक बैंड स्ट्रेच होना नहीं चाहता है, हाँ या ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर उठा रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो फोर्स आप इसलिए लगा पा रहे हो क्योंकि आपके विपरीत में, अगेंस्ट में, आपके विरुद्ध कोई है। वो ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो कुछ कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनसे जो वर्क डन किया जाता है ना, वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं इसका एक एग्जांपल लेकर अभी समझाऊंगा, पर ये बात याद रखना, वो फोर्स
जिनसे किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है बल्कि पॉइंट डिपेंडेंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है वर्क डन, किस पाथ से होकर जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे अभी और भी चीजें तुम्हें बोल के समझानी है, ड्रॉ करके समझानी है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बच्चों? अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if work done by that force, if work done by that force in displacing a particle from one point to another is independent from path and depends on initial and final point. Initial and final point यानी कि एंड पॉइंट्स। समझ में आ गया? इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है मुझे। कंजर्वेटिव फोर्सेस, बच्चों तुम्हें याद होगा जब मैंने फोर्स तुम लोगों को समझाया था ना, तब भी मैंने तुम्हें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था और डेफिनेशन भी लिख पाई थी, पर मैंने समझाया नहीं था। मैंने कहा था 6th चैप्टर में समझाऊंगा, तो वही वक्त आ गया इसको समझने का। कंजर्वेटिव फोर्स और द फोर्स if work done by these force in displacing a particle over a complete cycle is 0। अब ये दो पॉइंट अगर तुमको समझ में आ गए तो समझ लो कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझ में आ जाएगा, और कंजर्वेटिव फोर्स अगर समझ में आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा कर देंगे। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, अब मैं असली चीज समझाने जा रहा हूं। जैसे मान लो ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। आप किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ले जाओगे? फोर्स लगा के। देखो करोगे तो वर्क डन ही, पर वर्क डन से थोड़ा एक स्टेप और पीछे आओ, आप कहीं ना कहीं पहले फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। लगा क्यों रहे हो आप? वर्क डन करने के लिए अपनी तरफ से फोर्स। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए आपने जब फोर्स लगाया तो आप किस रास्ते से होकर गए? इस रास्ते से। समझ में आया? तो इसको नाम दे देते हैं वर्क डन 1 to 2। और फिर उस पॉइंट 2 से वापस 1 तक आने के लिए फिर से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस वर्क डन को नाम दे देते हैं 2 to 1। तो याद रखना, एक देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गई ना, 1 से 2 पे गए, 2 से वापस 1 पे आ गए। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन 1 to 2 एंड 2 to 1 ओवर अ कंप्लीट साइकिल कितना हो जाएगा? 0। ये सेकंड पॉइंट है। Conservative force are the force if the work done by these force in displacing a particle over a complete cycle is 0। समझ में आ गया? अब थोड़ा ना और डेप्थ में चलते हैं बच्चों, अब थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं, अभी मजा नहीं आ रहा। बच्चों देखो यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी प्लेट है, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था, जरा याद करो। एक बहुत बड़ी प्लेट है, ऐसे प्लेट लगा रखी है मैंने यहाँ पे। समझ में आ रहा है? मतलब कोई बुक देना। ऐसे मैंने एक प्लेट, यहाँ पे ये प्लेट है, इसमें यहाँ पे ऐसे लगा रखा है।
इस पूरी प्लेट पर कौन सा चार्ज है? बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इससे बहुत दूर है, ये है 0.1, और मुझे इसको खींचकर कहां लाना है? इस पॉइंट पर। ये है 0.2। ध्यान से सुनना भैया, ये पॉजिटिवली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन, यानी ये इसको धक्का मारेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके सामने नहीं टिक सकता, नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम इसको पकड़कर यहां से खींच रहे हैं। या आप ये समझ लो कि हम इसको यहां से धक्का दे रहे हैं। तो उधर से पुल करो या इधर से पुश करो, लगा तो फोर्स ही रहे हो, और इस फोर्स से क्या वर्क डन होगा? हाँ होगा, क्योंकि आपने जबरदस्ती किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाया। आपने किसके अगेंस्ट फोर्स लगाया? किसी दूसरे फोर्स के अगेंस्ट। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा है, और आपने उसके विपरीत एक फोर्स लगाया। समझ गए? फोर्स लगाया आपने इधर F1, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक? जो भी है S मान लो 1 मीटर 2 मीटर, तो आपने वर्क डन तो कर दिया ना। अब आप इस पॉइंट 1 से 2 तक आने के लिए, चाहे आप इस पाथ से आओ, चाहे आप इस पाथ से आओ, चाहे आप इधर से घूम कर इस पाथ से आओ, या आप सीधे आ जाओ, या आप इधर से आ जाओ, या आप इधर से घूम के इधर आ जाओ, किसी भी पाथ से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओ, वर्क डन हमेशा सेम ही मिलेगा। यानी ये जो वर्क डन आप कर रहे हो ना यहां से यहां तक ले जाने में, वो हर बार सेम मिलेगा। चाहे आप शॉर्टेस्ट पाथ से जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे किसी दूसरे पाथ से घूम के जाओ, चाहे कहीं से भी घूम के जाओ, ये वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। बस समझ में आ गया? ये ऊपर वाला पॉइंट है, चेक कर लो। और फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ किसी तो ऐसा फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब आ गया समझ में? फिर से सुनो। अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय दैट फोर्स in displacing a particle from one point to another with the help of this force is independent from path पर डिपेंड नहीं कर रहा। कौन? वर्क डन। एंड डिपेंड ऑन, और किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? सिर्फ इनिशियल और फाइनल, यानी कि एंड पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। आ गई बात समझ? तो बच्चों सुनो, इस वाले पाथ से आपने फोर्स लगाया F1, मान लेते हैं इससे वर्क डन हुआ W1, तो दूसरे वाले पाथ से बच्चों वर्क डन कितना होगा? मान लेते हैं W2, तीसरे वाले पाथ से W3, चौथे वाले पाथ से वर्क डन कितना हुआ? W4। तो ये सभी वर्क डन की वैल्यू कैसी होगी? बराबर, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। और इन चारों में ही आप चेक करो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम ही है, तो वर्क डन सेम हुआ कि नहीं? आ गई बात समझ में? अच्छा, अब एक मिनट रुक जाओ। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? पहले इतना बता दो, इसी से नीचे वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब आप चेक करो, ये पहले इरेज कर देता हूं। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग नहीं है, सेम ही है, तो इसी में समझा देता हूं, ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों सेम है। अरे पूरे बना लेते हैं। ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। अब ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है कि चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से यहां तक किसी भी रास्ते से ले जाऊं, वर्क डन सेम होगा। तो बच्चों मान लेते हैं यहां से यहां तक मैं इस रास्ते से गया, तो ये है W1, और अगर मैं इस रास्ते से इस रास्ते पर जाता हूं तो ये है W2। क्या W1 और W2 बराबर होंगे? हाँ,
क्योंकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन बच्चों यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि पहले आप 1 से 2 पे गए थे, अब आप उल्टा जा रहे हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बट साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों आप चेक करो, जब दो बराबर की चीजें जोड़ी जाएंगी, W2 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा? अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स आर द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होते हैं जिनसे किया गया वर्क डन, जिनसे किया गया वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल ओवर अ कंप्लीट साइकिल, जिससे डिस्प्लेस किया गया, जिससे किया गया वर्क डन, जिस वर्क डन से आपने पार्टिकल को एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पे आ गए, क्योंकि कंप्लीट साइकिल बोल दिया, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। आ गया समझ? अगर आप सिर्फ यहां से यहां तक आ रहे हो, देखो पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर आप सिर्फ पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक आ रहे हो तो आप किसी भी रास्ते से आओ, वर्क डन सेम ही होगा। तो वो वर्क डन जिस फोर्स से किया है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आ गया? दूसरे पॉइंट में भी वही चीज बोली गई है, थोड़ा घुमा के बोली गई है। कह रहा है कि अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात की जाए तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा यदि वो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स से किया गया है। तो सही तो बोल रहा है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब बच्चों दिमाग लगाओ, ये सारा जो सिस्टम मैंने समझाया वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन से समझाया, तो कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव तो नहीं है? तो बच्चों अब तुम ये बात याद कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी में कंजर्वेटिव फोर्स यूज होता है। समझ में आ गया? लेकिन फ्रिक्शन हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, ये कंजर्वेटिव नहीं है। मान लो ये मेरा घर है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है। ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है। तो जब मैं घर से स्कूल गया तो इस रास्ते से गया, छोटा रास्ता, और जब मैं स्कूल से वापस घर आया, पता नहीं कहां कहां घूम घूम कर आया, घूम घूम कर आया। तो बच्चों चेक करो, दोनों केस में जो टोटल फ्रिक्शन लगा होगा उनका सम 0 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना? समझ में आ गया? फ्रिक्शन तो खर्च लग ही रहा है आपके पैरों पे, तो जाते टाइम भी लगा होगा, आते टाइम भी लगा होगा, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नहीं होगा ऑपोजिट वाला। तो इसका मतलब वो चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है। या मस्कुलर एनर्जी ले लो, मैं किसी गाड़ी को धक्का मारकर ठेले को ले जा रहा हूं 1 से 2 पे और 2 से 1 पे, तो ओवर द कंप्लीट साइकिल मस्कुलर एनर्जी का फोर्स 0 हो जाएगा क्या? अरे जाते टाइम भी मेरा ही खर्च हुआ है, आते टाइम भी मेरा ही खर्च हुआ है, तो वो नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते आप, दोनों का सम 0 नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? पक्का? चले आगे। तो बच्चों कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ में आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इसका एकदम तुम्हें प्रूफ याद होना चाहिए। यानी अभी जो मैंने बोर्ड पर समझाया वो सिर्फ समझाने के लिए था। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो मैं समझाने जा रहा हूं, वो तुम्हारे सिलेबस में है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा एज इट इज। यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है? हाँ, अभी मैंने यहाँ पे 3 लिखे थे ना, तो ग्रेविटेशन भी तो कंजर्वेटिव है, लेकिन अब हम उसका प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। कैसे करें एक बारी? देखो बच्चों, मान लो ये एक ऐसा सरफेस है जिसकी हाइट है 0, मतलब ये अर्थ है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इसको मैं यहां से एक सर्टेन हाइट यहां तक h तक लेकर जा रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको मैं नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर चला गया, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? h। समझ में आ रहा है? तो जरा चेक करो, ये हो गया केस 1, और एक दूसरा बच्चा है
वो कह रहा है कि सर मैं देखो ये करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को पहले यहां तक लेके जाऊंगा, फिर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, फिर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, फिर मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, और फिर मैं इसको यहां लेकर आऊंगा। बात समझ में आ गई? यहां पर इसको सीधा ऊपर उठा रहे हैं और यहां पर हम इसको कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, इसका मास तो m है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी, डी, ई, और फिर यहां पर लेकर आया वो एफ पर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का क्लियर हो गया? तो वो बच्चा कह रहा है कि देखो मैं सेम हाइट तक आ गया हूं, लेकिन मैं इस रास्ते से जाऊंगा, आप इस रास्ते से जाइए। बच्चों बताओ किस में वर्क डन ज्यादा लगेगा? वर्क डन इसमें ज्यादा लगेगा कि इसमें? अरे बराबर लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स से किया जाने वाला वर्क डन है। अभी बताया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन भी क्या होगा? वर्क डन कंजर्वेटिव नहीं होगा, वर्क डन सेम होगा अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसमें भी इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल ये रहा, उतनी ही डिस्टेंस है। यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, h जितना। हाँ या ना? तो अब किसी भी रास्ते से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात का हम प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? तो चेक करो बच्चों, केस नंबर 1 वर्क डन निकालो, कितना हो गया? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। केस 1 में फोर्स कितना लगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा आपने? h। तो वर्क डन कितना करा आपने कुल मिला के? mgh। कोई दिक्कत? ये केस 1 का वर्क डन आ गया आपके पास। और बच्चों केस 2 पे आ जाओ, केस नंबर 2। केस 2 में वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको बहुत सारे वर्क डन फाइंड करने पड़ेंगे। a से b तक, b से c तक, c से d तक, d से e तक, e से f तक। यानी वर्क डन पहले आप फाइंड करोगे a से b तक, प्लस b से c तक, प्लस काम करते हैं ना यार, यहाँ थोड़ा गंदा गंदा हो गया है, इसको यहाँ लिख देते हैं। केस नंबर 2 टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? WAB, WBC, WCD, WDE प्लस WEF। ये सारे वर्क डन जोड़ोगे तभी तो आएगा टोटल वर्क डन। तो चेक करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। बच्चों A से B तक इसको लेकर जाने में कितना वर्क डन लगेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सब में यही लगेगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेक करो A से B तक फोर्स क्या लगा? mg। बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लेते हैं AB। A से B तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता ना, हम इसको AB नाम दे दिया। प्लस बच्चों B से C तक कितना फोर्स लगा? B से C तक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है ना, फोर्स कितना लगा? नहीं, mg तब लगेगा ना जब आप लिफ्ट करोगे। ये ऊपर तो गया ही नहीं, ये तो साइड में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर मतलब फोर्स तो फिर भी देखो mg लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में रखा हुआ है तो वजन तो mg रहेगा, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल में? हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। समझ में आया? इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो इसको इरेज कर दूं क्योंकि 0 हो गया है। प्लस C से D तक वर्क डन कितना हो जाएगा? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? CD प्लस mg इंटू DE जो कि 0 है, प्लस mg इंटू EF। क्लियर हो गया? तो अब कितना है टोटल वर्क डन बताओ जल्दी। देखो ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों 0 हो गए। अब जो बचा उसमें से mg कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया AB प्लस CD प्लस EF। सही है? अब आप चेक करो AB प्लस CD प्लस EF मिला के पूरा कितना हो गया? तो भैया वर्क डन उतना ही तो आया। यानी आप किसी भी पाथ से होकर जाइए,
अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन करोगे तो वर्क डन हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ से होकर जा रहे हो, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यही है दूसरा स्टेटमेंट इसका, और यही इसकी सबसे बढ़िया और छोटी डेफिनेशन है। पर ऊपर वाली भी याद कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अब जरा पढ़ो वो डेफिनेशन, तुम लोगों को एक बार में याद हो जाएगी। बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने तुम लोगों से अभी ये भी कहा था कि अगर तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, आप उसका उल्टा कर देना। तो कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया, एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं है, पॉइंट डिपेंडेंट है। एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। हाँ या ना? और मैंने तुम्हें वो समझा भी दिया। अगर आप इसका उल्टा करोगे तो क्या करोगे बताओ? आप इसमें ये लिखोगे अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव if work done by that force in displacing a particle from one point to another is क्या? is path dependent, है ना? खत्म, यहीं पे इसका खेल खत्म हो गया भाई। समझ में आ रहा है? कॉपी में लिख लेना, मेरी तरह मत करना, ठीक है ना? आलस मत दिखाना, इसको लिख लेना। तो ये पाथ पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन यहां पर क्या हुई? आर द फोर्स इफ द आर द फोर्स work done by this force in displacing a particle over a complete cycle is not zero। समझ में आ रहा है? ओवर अ कंप्लीट साइकिल अगर आप इन फोर्सेस के द्वारा वर्क डन करते हो तो वो कभी जीरो नहीं होगा। एग्जांपल दिया था ना फ्रिक्शन का, मस्कुलर एनर्जी का। तो क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करता है कि आप किस पाथ से होकर गए हो। अगर आप सेम पाथ से भी होकर जाकर वापस आओगे ना, तब भी वर्क डन का सम जीरो नहीं होगा, क्योंकि जाने में और आने में दोनों में फ्रिक्शन लगा है। मस्कुलर एनर्जी आपकी खर्च हुई है, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। समझ में आ गया ना? पक्का? तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर समझ में आ गया तो नॉन कंजर्वेटिव में उसका उल्टा कर देना बस। और इसकी कोई डेरिवेशन भी नहीं है, ना कोई पूछ रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ, वो प्रूफ करके दिखाओ। क्लियर हो गया? तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो जितना ही मैंने आज कराया है वो घर जाकर अच्छे से लिख लेना, दोबारा वीडियो देखनी पड़े तो देख लेना, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, और याद जरूर कर लेना। देखो आपको कितना भी अच्छे से समझ में भेजे के अंदर आ गया हो, लेकिन अगर आप आंसर शीट में वो चीज नहीं लिख पा रहे ना, ये चीज डेफिनेशन, तो टीचर को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी शक्ल कैसी है या आप कितने अच्छे हो। आपकी आंसर शीट ही आपका चेहरा है, आपकी हैंड राइटिंग ही आपका चेहरा है। टीचर के सामने शीट खुलती है, वो देख के समझ जाता है बच्चा क्या है। तो कीवर्ड्स, टू द पॉइंट बातें, आप एक डेफिनेशन में नहीं समझा पा रहे हो, दोबारा लिख दो इन अदर वर्ड्स, और वी कैन आल्सो से दैट, वी आल्सो नो दैट। डायग्राम बना दो, डेरिवेशन कर दो, फिगर बना दो, समझाना है बस सामने वाले को कैसे भी करके। अगर तुम्हें उसके बारे में जरा सा भी कुछ पता है तो सामने वाले को कैसे समझाओगे? जब घर से पढ़कर याद करके जाओगे। समझ में आ गया? पक्का? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।